दोस्तों क्या ईरान में जो हो रहा है वो पॉलिटिशियंस का एक फिक्स्ड मैच है। दरअसल दोस्तों ईरान का दावा है कि उन्होंने तो सारे के सारे यूरेनियम जो एनरिच्ड थे वो मूव कर दिए थे और अब इसी दावे को कहीं ना कहीं और मजबूत कर रहे हैं कुछ इजरायली ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ इसी प्रकार की बात की है। वैसे ही यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस वो भी कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या फेट है, कहाँ है, विद सर्टेनिटी कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी आए हैं जिसमें हमको ट्रक्स दिख रहे हैं एक लाइन से फोर्डो फैसिलिटी के करीबन करीब स्ट्राइक के 3 दिन पहले जो लाइन से खड़े हैं। तो इसी कई दावा किया जा रहा है कि देखिए ईरान ने जो काम के क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट के वो सब निकाल लिए थे। साथ ही साथ यूरेनियम भी जो एनरिच्ड था उनके पास वो भी हटा के किसी सीक्रेट लोकेशन में ले जाया गया था। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या अब ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाएगा? दोस्तों संभावना यह है कि ईरान अब और तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ आगे बढ़ेगा और यदि ये वॉर इसी जिस फेज में अभी है कुछ यहीं पर यदि इसका समापन हो जाए तो सारे पॉलिटिशियंस कुछ कुछ गेन करके जा रहे हैं जिससे हम कह पाएंगे हाँ मैच फिक्स्ड होने की संभावना भी अधिक है। दरअसल क्या हुआ है आपको मैं एक बार याद दिलाता हूं। जैसा आपको मालूम है फोर्डो, नटांज, इस्फहान ये 3 न्यूक्लियर साइट्स थे जिन पे अमेरिका ने भी अटैक किया है और इसमें आपको मालूम है फोर्डो पर सबसे ज्यादा नजर बनी थी क्योंकि सबसे गहरा एनरिचमेंट फैसिलिटी यही था, फोर्डो में पहाड़ के नीचे था और इसी के लिए B2 बॉम्बर की आवश्यकता थी जो कि मदर ऑफ ऑल पेनिट्रेटर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करे। अब दोस्तों यहां पे यदि आप देखें तो अब ये न्यूज आप देखिए आना शुरू हो गया है कि ईरान ने तो 400 केजी यूरेनियम न्यूक्लियर साइट से पहले ही निकाल दिए थे। हिंदुस्तान टाइम्स, लाइकवाइज विदेशी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफिशियल्स ने कह दिया इंक्लूडिंग यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, आईएईए के हेड राफेल ग्रोसी। नहीं मालूम क्या फ्यूचर है ईरान के यूरेनियम स्टॉकपाइल का, क्या हुआ है उसके साथ, कहां है वो, और हमें ये सब अभी नहीं मालूम। सैटेलाइट इमेजेस रॉयटर्स में भी आप देखें इंडिकेट कर रहे हैं सीवियर डैमेज हुआ है फोर्डो को, लेकिन डाउट्स हैं आखिरकार काम हुआ कि नहीं। क्या यूरेनियम जो एनरिच किया है वो क्या वो पहले ही ले गया या वहां पर उस वक्त था? तो इस पर भी यहां पर सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल दोस्तों यहाँ यदि यहाँ पे हम सैटेलाइट इमेजेस देखें तो तीनों न्यूक्लियर साइट्स देखते हैं। सबसे पहले इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रीवियसली काफी बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्ट्राइक किया था, लेकिन यहाँ पे एक नया जो स्ट्राइक हुआ है ये सैटेलाइट इमेजेस में विजिबल हुआ जो कि यूएस और इजराइल ने इस प्रकार से किया। स्पेशल थैंक्स टू डेमियन सिमन जिन्होंने सैटेलाइट इमेजेस को हमारे साथ सिंप्लीफाई किया है। स्पेशल थैंक्स टू मैक्सर जो कि ये इमेजेस लेकर के आए हैं। दोस्तों यहाँ पे नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से पेनिट्रेशन के कुछ इस प्रकार से होल्स दिख रहे हैं, म्यूनिशन एंट्री होल्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि आप देखें तो इस प्रकार से एक अंडरग्राउंड क्रेटर यहाँ पर हमको होता हुआ दिख रहा है जो कि कुछ इस प्रकार से है। लाइकवाइज आप देखें नतांज की ही बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा दिख रहा है 5.5 मीटर का जो आप ऐसे देख सकते हैं। ये भी अगर आप देखें तो म्यूनिशन एंट्री क्रेटर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये कहानी है दोस्तों नतांज की, लेकिन सबकी नजर थी फोर्डो पे। फोर्डो में अगर आप देखें जो कि सबसे गहरा है, आप देखिएगा याद है ना यही इमेज आता है फोर्डो में। आसपास दोस्तों इस प्रकार से पूरा का पूरा सेंटर है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे यदि आप देखें ना तो इस प्रकार से 6 होल आपको दिख रहे हैं। जूम करके देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए 3 म्यूनिशन एंट्री होल दिख रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए नीचे की ओर यहाँ भी 3 म्यूनिशन एंट्री होल हमको दिख रहा है जो कि बताया जा रहा है कि यही अगर आप देखें तो GBU-57 जो कि मदर ऑफ ऑल पेनिट्रेशन बॉम्ब्स है उसी का इस्तेमाल किया गया है और फोर्डो का न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सबसे गहरी थी उसको इसी प्रकार से ध्वस्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों डेमियन सिमन ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि जो टनल एंट्रेंसेस हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसको सील किया गया था डर्ट से, मिट्टी वगैरह डाल के। यहाँ भी आप देखिए टनल एंट्रेंसेस को सील किया गया था पहले ही और उसके बाद यहाँ पे हमला हुआ है। क्यों मैं ये टनल एंट्रेंस और डर्ट की बात कर रहा हूं आप जल्दी समझ जाएंगे। अब जरा देखिए ये फोटो ध्यान से देखिए, यही है फोटो। इसी में अगर आप देखें तो अब जरा देखिए सीबीएस न्यूज ने क्या इमेज शेयर किया है। फोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी का दोस्तों ये वाला आप लोकेशन देखिए पास में, यहाँ पे फोटो सेंटर में ही यहाँ पे है। अब जरा इसको आप देखिए, मैं इसी को फोकस करूंगा अगले इमेज में। जरा देखिए यहाँ पे थर्सडे की ये इमेज बताई जा रही है और यहाँ पे एक लाइन से आपको ट्रक्स वगैरह देखने मिल रहे हैं। इन टोटल यदि आप देखें दोस्तों 16 ट्रक्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं जो बता रहा है, इसी को इमेज को हवाला बना के कह रहे हैं कि देखिए जी ईरान ने तो अपने सारे यूरेनियम निकलवा दिए, क्रिटिकल कंपोनेंट्स निकलवा दिए। तो क्या ये सच है, क्या कहा जा रहा है इसके बारे में वो भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि लग नहीं रहा कि इन ट्रक से यूरेनियम निकले हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? हालांकि मीडिया में चल रहा है कि निकल गया, लेकिन मैं आपको जो एनालिस्ट टेक्निकल डिटेल्स बता रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। पर सबसे पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सर्वप्रथम क्या ईरान ने यूरेनियम मूव किया? देखिए रॉयटर्स ने क्या कहा है अपने आर्टिकल में, पहले आपको मैं ये बताता हूं।
उनका कहना है देखिए ईरान ने लाइकली स्टॉकपाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाल लिया है फोर्डो से। इससे पहले स्ट्राइक होता संडे को, उसके पहले थर्सडे फ्राइडे का वो निकल गया है। और सिर्फ वही नहीं, अन्य क्रिटिकल न्यूक्लियर कंपोनेंट्स वो भी अब अननोन लोकेशन में ईरान उसको ले गया है, जो कि अब इजराइल, यूएस, यूएन न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स किसी को भी नहीं मालूम। इसके साथ साथ उन्होंने कहा फोर्डो में अनयूजुअल एक्टिविटी हुई थी थर्सडे को और फ्राइडे को, जिसमें लॉन्ग लाइन ऑफ व्हीकल्स थे जो कि फोर्डो के बाहर हमने सैटेलाइट इमेजेस में देखे हैं, वही सैटेलाइट इमेज जो मैंने आपको दिखाए। तो इसी को हवाला बनाया और फिर कहा देखिए एक सीनियर ईरानियन सोर्स भी हैं जिन्होंने रॉयटर्स को कहा कि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड जितने भी 60% तक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि देखिए अभी फ्रैंकली न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड हुए नहीं है, एक बार वो 90% पार करेंगे फिर होंगे। फ्रैंकली यहाँ पे दोस्तों 60% है या 80% यूरेनियम उसके पास ऑलरेडी एनरिच्ड है 80% तक, वो अभी नहीं मालूम, लेकिन न्यूज में चल रहा है 60% ही एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है। तो यहाँ पे एक सीनियर ईरानियन सोर्स ने कहा कि देखिए वो तो ईरान ने ऑलरेडी सारे यूरेनियम मूव करवा लिए थे और ये सब अब अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में है। अब देखिए दोस्तों ईरान से तो इस प्रकार के दावे आते ही हैं, तो इसको हम कैसे मान ले। तो यहाँ पे दोस्तों जरा बाकी चीज भी देखते हैं, ट्रक्स की जो बात हो रही है जरा पहले उसको बेसिस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊंगा ये जो ईरान कह रहा है कुछ ऐसे इजराइल भी कह रहा है, यूएस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, तो क्या है, क्यों, इस पे बाद में वजन है, जरा वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ट्रक वाली कहानी को जरा समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ट्रक वाली कहानी है, जिसमें आपने देखा हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी है, 16 ट्रक्स हमको दिख रहे हैं दोस्तों, ये कार्गो ट्रक्स हैं जो कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के टनल में एंटर कर रहे हैं। दोस्तों ये जो है ये डंप ट्रक्स हैं, डंपर जिसको हम बोलते हैं ना, जिसमें आपने देखा होगा सड़क में डंपर चलते हैं, मिट्टी वगैरह लेके जा रहे हैं, कोयला भी एक जमाने में खुले में ले जाते थे, आजकल थोड़ा ढक के ले जाते हैं, तो ये डंपर है। तो उस डंपर को हमने देखा है, उन सारे के सारे इमेजेस में जो आप देख रहे हैं वो डंपर ही हैं जो एंटर कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको इमेज क्लियरली दिख रही। तो वो कह रहे हैं कि ये डंपर ट्रक से लेके जाना यूरेनियम की बात बनती नहीं है, क्योंकि यूरेनियम जो आप लेके जा रहे हैं एंड ऑफ द डे ये गैसियस फॉर्म में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, और इस प्रकार के यूरेनियम को आप 48 वाई टाइप सिलेंडर्स में लेके जाते हैं जो कि सील्ड ट्रेलर में लेके जाएंगे। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये 48 वाई टाइप सिलेंडर है, कुछ वैसा ही सिलेंडर जिसमें हम, आपने देखा होगा, कुछ वैसा नहीं, मतलब उससे और भी मजबूत होता है, लेकिन ये सिलेंडर है जैसा आप गैस के सिलेंडर को देखें ट्रक्स में जो जाते हैं, कुछ उस प्रकार से, कुछ उससे छोटा फॉर्म का ये सिलेंडर है, 48 वाई टाइप सिलेंडर है, और इसको भी कुछ इस प्रकार के ट्रेलर में लेके जाना चाहिए, ना कि ऐसे खुले में, लेकिन एटलीस्ट सिलेंडर होना चाहिए। तो यहां पे कहा जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा कि यूरेनियम को आप ऐसे डंपर में लेके जाएंगे मिट्टी के बीच में, ये अनसेफ भी है, ऑपरेशनली रेकलेस भी है, इसकी होने की संभावना इसलिए भी कम हो जाती है कि जो अटैक होने वाला है संडे को, थर्सडे फ्राइडे को, ऑलरेडी इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर डोमिनेंस बना लिया है, फोर्डो साइट पे उसकी कंटिन्यूअसली नजर बनी है, वो इंतजार कर रहा है कि आप कुछ मूर्खता करें और वो हमला करे। तो यहां पे दोस्तों इजराइल के ड्रोन उड़ रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी से कंटिन्यूअस 24 घंटे नजर है, उस वक्त क्या आप क्रिटिकल कंपोनेंट्स, एनरिच्ड यूरेनियम, क्या आप ऐसे ट्रक में खुले में लेके जाएंगे? वो तो बैठा ही हुआ है कि आप ऐसे लेके जाएं और वो हमला कर दे, तो ये होने की संभावना बिल्कुल कम है। इजराइल ने जरूर देखा है और उसके पास हाई रिजोल्यूशन ड्रोन की भी इमेजरी होगी, उसमें क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, इसलिए उसको कुछ नहीं किया। दरअसल दोस्तों यहां पे अगर आप देखिए, ये जो ट्रक्स हैं, जो डंपर ट्रक्स हैं, उनमें क्या जाएगा, उनका कहना है कि देखिए डर्ट जाएगा, सैंड जाएगा, मिट्टी जाएगी, ग्रेवल जाएगा। तो वो मिट्टी क्यों जाएगी? क्योंकि मिट्टी की आवश्यकता होती है कि जब आप इस प्रकार के क्रिटिकल, आपको मालूम है एयर स्ट्राइक होने वाला है फोर्डो पर, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप चाहेंगे जितने भी उसके एंट्री टनल्स हैं, जो भी उसके वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि वो कार्व आउट करके एंट्री एग्जिट के लिए बनाया है, एलिवेटर शाफ्ट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, उसको आप रीइंफोर्स करना चाहेंगे, मजबूत करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप मिट्टी वहां पे, मलबा वहां पे आप डालेंगे। क्यों मलबा डालेंगे? मलबा डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इस प्रकार से बॉम्ब गिरेगा तो यहां पे जितना भी मीटर मलबा आप डालते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो बॉम्ब की वेलोसिटी कम कर रहा है। जितनी वेलोसिटी कम हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइक है, हाफ mv स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, मत भूलिए, तो आप वेलोसिटी जितनी कम कर रहे हैं उतनी ज्यादा आप उस डैमेज पर ब्रेक लगा रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसके अंतर्गत लूज अर्थ, मिट्टी वगैरह इस प्रकार से डाली जाती है, इंपैक्ट के जो इंपैक्ट है बॉम्ब का वो मिनिमाइज करने के लिए। अब जरा यहाँ पे आइए, यहाँ पे डेमियन सिमन ने क्या कहा था, टनल एंट्रेंसेस को डर्ट से सील किया गया है, ये भी दिख रहा है इस सैटेलाइट इमेजरी में, यानी कि उन ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया था टनल को सील करने के लिए। तो ये थ्योरी में कहीं ना कहीं दम दिख रहा है। तो ये कहना कि उस ट्रक से वो वापस लेके गए हैं क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जब इस प्रकार से इजराइल ने नजर बना के रखी है, तो वो थोड़ा कम लग रहा है।
लेकिन यहाँ पे इन सब के बाद भी बाकी सोर्सेज क्यों कह रहे हैं कि ये ट्रक से अगर आप देखें तो यूरेनियम नहीं भले गया हो, लेकिन यूरेनियम देखिए ईरान ने निकाल दिया था। इन ट्रक से तो भले इसको सील किया गया था, लेकिन फिर भी इजरायली ऑफिशियल्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी, देखिए काम की चीजें ईरान ने निकाल ली। दो इजरायली ऑफिशियल्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने कहा कि ईरान ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम फोर्डो प्लांट से निकाल दिया। इससे पहले यूएस स्ट्राइक करता, यूएस इतना समय बर्बाद किया, उतनी देर में वो लोग निकाल चुके हैं, वहां पे नहीं है। इसके सिवा न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट में दावा दिया जा रहा है, सीनियर यूएस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कह दिया कि देखिए हमें नहीं मालूम ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल के वेयर अबाउट्स क्या है, कहां पे वो है, हमें नहीं मालूम। तो जो यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं वी हैव ऑब्लिटरेटेड देम, उस प्रकार का एंथुसियाज्म बाकी लोग नहीं दे रहे। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो समय बताएगा। यहां पे देखिए दोस्तों, अगर आप ईरानियन स्टेट मीडिया देखें ना, तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो तीनों न्यूक्लियर साइट यूएस ने स्ट्राइक किए हैं, फोर्डो, नटांज, इस्फहान, ये जो हमने ऑलरेडी वहां से क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूरेनियम वगैरह इवैक्यूएट कर लिया था, और इसलिए वहां पे हमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। ये ऑलरेडी अब ऐसे सीक्रेट फैसिलिटी में है जो कि अब किसी को भी, न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स वगैरह किसी को भी अब कभी पता नहीं चलने वाला। दे ऑल हैव बीन सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड। अब दोस्तों देखिए, ये कहानी में थोड़ा सेंस तो है। देखिए सबको मालूम है फोर्डो एक पब्लिकली डिस्क्लोज्ड लोकेशन है, सबके पास सैटेलाइट इमेजरी है, सब जान रहे हैं यूएस को आमंत्रित किया जा रहा है, स्ट्राइक करो तो वहीं करने वाला है। तो यहाँ पे सेंस तो बनता है कि आप अपने क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जो कि बाद में बनाने के लिए समस्या हो सकती है, उसको आप कहीं सेफ लोकेशन ले जाएं। लाइकवाइज जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहीं सेफ लोकेशन ले जाएं। और ये ऐसी चीज नहीं है कि मूव नहीं होता है, ये इजीली मूव भी होता है। तो क्यों नहीं वो ले गया होगा? तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि वो ले जाएगा, वहां पे इसको छोड़ थोड़ी देगा पब्लिकली डिस्क्लोज्ड लोकेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी संभावना डेफिनेटली है। लेकिन क्या इससे अब अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं, क्या अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाएगा? कैन इट स्टिल बिल्ड न्यूक्स? देखिए दोस्तों, बात बड़ी क्लियर है। सालों तक, आज तक अगर आप ईरान की बात करें, उनमें जो हार्ड लाइन वॉइसेज हैं वो कहते थे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। ये जो हम ढकोसला करते हैं कि जी ये तो पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर हम सब कुछ कर रहे हैं, एनरिचमेंट से लेकर सब कुछ, ये बंद कीजिए, बोलिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, हम बनाएंगे। तो ये जो हार्ड लाइन वॉइस था, उनका कहना था कि न्यूक्लियर वेपन आज हमारे पास, आज ईरान में यही बात हो रही है, आज अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होता तो हिम्मत थी कि हमारे यहां घुस के यूएस ऐसे हमला करता या इजराइल ऐसे हमला करता? कोई हिम्मत भी नहीं करता। तो वो कह रहे हैं जी इसीलिए तो हम इतने सालों से कहते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाइए, डिटरेंस आएगा। लेकिन ईरान में क्या होता था, वो कहते नहीं जी न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हमारा जो है वो स्ट्रिक्टली पीसफुल पर्पसेस के लिए है। तो वो जो हार्ड लाइन है अब वो मजबूत हो रहे हैं। वो अब कहने वाले हैं कि न्यूक्लियर हार्ड लाइनर्स कहेंगे कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होगा। ईरान देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में ऑलरेडी हिंट भी दे रहा है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा, जैसे नॉर्थ कोरिया निकला है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह देगा कि देखिए जी, जो हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो हमें आईएईए को बताने पड़ते हैं, उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो सब अब हम नहीं करवाने वाले, अब हम एनपीटी के बाहर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो फोर्डो ये कोई सीक्रेट साइट थोड़ी था। 2009 से फोर्डो देखिए, अगर आप आईएईए की मॉनिटरिंग के अंदर है। 2023 में आईएईए के इंस्पेक्टर्स फोर्डो गए हैं लास्ट। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ईरान अब क्या करेगा, वो बोलेगा कि जी अब मैं इस सब के बाहर हूं, कोई इंस्पेक्टर नहीं आने वाला। ये पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, अब ये किसी अंडरग्राउंड लोकेशन और सीक्रेट लोकेशन में मूव कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर ईरान में पॉलिटिकल विल रहा तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज जो है वो रिपेयर भी होंगी, कहीं नई जगह मूव भी होंगी। और ईरान का टेक्निकल नो हाउ देखिए दोस्तों, वो पाकिस्तान नहीं है, वो ईरान है। जब पाकिस्तान जैसे देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है तो ये टेक्नोलॉजी भी कोई आज की तो है नहीं दोस्तों, ये 1950s 1940s की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो इसके पास भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बना ले। पॉइंट यही है कि सोर्सिंग को लेके हमने इतने ज्यादा चैलेंजेस लगा के रखे हैं ग्लोबली कि देश इजीली बना नहीं पाते, और जो खतरा रहता है सैंक्शंस का, उस डर से भी नहीं बनाते। लेकिन ईरान के ऊपर तो सब कर ही दिया है, तो इसको रोकने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। तो बड़ी संभावना है अब ये जोर शोर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। वहां पे एक वो फीलिंग आ रही है, किम जोंग उन का फोटो लगा के, है ना, वो खड़ा है, कह रहे हैं इसीलिए किम जोंग उन कहता था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, कभी दोबारा हिम्मत नहीं होगी किसी की। तो वो जो डिटरेंस वाली कहानी है वो ईरान में काफी ज्यादा इस वक्त बिक रही है, और वो कहीं ना कहीं वहां के नेशनलिस्ट को लग रहा है कि अब तो बनाना पड़ेगा न्यूक्लियर बॉम्ब। अब दोस्तों आते हैं, क्या ये मैच फिक्स्ड हो सकता है? ईरान भी, यूएस भी, इजराइल भी। देखिए दोस्तों, यहां पे यदि ये युद्ध इसी मोमेंट पे रुक जाता है विदाउट एनी फर्दर एस्केलेशन, तो अब तक सभी पॉलिटिशियंस को कुछ कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। 100% सर्टेनिटी से तो देखिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहां पे जरा सोचिए, अगर इस वक्त युद्ध रुक जाए तो ट्रंप को क्या मिला? ट्रंप दोस्तों दुनिया में क्लाउन बन गए थे, कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा था। यूएस प्रेसिडेंट ऑलरेडी अगर आप देखें तो इससे पहले जानते ही हैं बाइडेन साहब के अंदर क्या दुर्दशा हुई है। ट्रंप के आने के बाद
वो अब क्लाउन का रूप ले लिया यूएस के प्रेसिडेंट को कोई कहीं ना कहीं आप देखें तो कुछ वैल्यू नहीं करता। रशिया यूक्रेन में कोई नहीं सुन रहा, यहाँ कूद रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और दुनिया में कहीं कोई साख नहीं रह गई। जो टैरिफ्स लगाए सब वापस ले लिए, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, और ये सारी बातें हो रही। तो अमेरिकन पब्लिक में जो ट्रम्प की गिरती हुई रेटिंग है उसको वापस बढ़ाया जाएगा। ट्रम्प इस वक्त अपनी लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो एक लेगेसी भी छोड़ जाएंगे कि देखो मैंने ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका, मैं मजबूत हूं, अमेरिका को मैंने मजबूत बनाया, देखो ईरान में घुस के किस प्रकार से मैंने हमला किया। ओबामा के टाइम में क्या होता था, हमारी फोर्सेस को डिमोरलाइज किया जाता था, देखो मेरे टाइम में कैसे ईरान को घुस के हमने मारा है। ट्रम्प जीत गए, यही तो वो चाहते हैं। नेतन्याहू, देखिए दोस्तों, अक्टूबर 7 अटैक्स तक अगर आप देखें तो नेतन्याहू बड़े कमजोर स्थिति में थे। वो अगर आप देखें तो आवाज हो रही थी कि स्टेप डाउन करें, है ना, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी हुआ था, है ना, करप्शन वगैरह की ट्रायल हो, गवर्नमेंट में जो अगर आप देखें तो नो कॉन्फिडेंस वोट्स दिया जाए, वो हटा दिया जाए। नेतन्याहू दोस्तों कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अभी एक एक प्रॉब्लम आने वाला है। जब पूछा जाएगा अक्टूबर 7 अटैक्स कैसे हुए, कहां फेलियर हुई, और उस समय बात हो रहा था कि आप अब स्टेप डाउन करें, तो ये परपेचुअली एक एक करके ईरान इजराइल के जितने भी दुश्मन हैं सबको इन्होंने डिफैंग किया। यहां पे अगर आप देखें तो इन्होंने हमास खत्म किया, हिजबुल्लाह खत्म किया, अब ईरान को खत्म कर रहे हैं। तो एक तरीके से इजराइल के लिए आने वाले, और सीरिया आप जान ही रहे हैं असद को कैसे हटाया है, तो उसमें तुर्की का भी रोल है, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखें तो इजराइल के लिए एक लेगेसी छोड़ रहे हैं, समस्याओं को कम करते जा रहे हैं। और अब नेतन्याहू जिनके ऊपर ट्रायल्स होने थे और क्या क्या नहीं होना था, आज वो एक हीरो का दर्जा पा चुके हैं। अब आते हैं इन महाशय की बात, खमेनी। देखिए दोस्तों, ईरानियन इस्लामिक रिजीम की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? देखिए, बुरे तरीके से इनको ह्यूमिलिएट किया गया है। ये जो अपनी माइट दिखाते थे इस पूरी दुनिया के, इस पूरे इलाके में, वो कहीं ना कहीं आज हिल गई है। लेकिन एक समझिए एक बात, अगर हम थियोलॉजिकली बात करें तो इनके यहां डिफीट तब होता है जब आप रुक जाएं, जब आपका ईमान से आप डगमगा जाएं। तो ये तो यही कहने वाले हैं ना, जितने भी यहाँ के क्लेरिक्स हैं वो सीधा सीधा बोलना शुरू कर देंगे कि देखिए हम वापस राइज करेंगे, एवेंज करेंगे एक दिन, आज हमें भले तुमने मारा लेकिन कल देखो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ये पावर में भी रहेंगे और कहीं ना कहीं इनकी रिजीम भी सस्टेन कर जाएगी। तो इससे बड़ी विक्ट्री इनके लिए और कुछ हो नहीं सकती है। और कल को इनको ग्राउंड भी मिल गया कि अब हम एनपीटी से, आईए, ये सब से बाहर निकलने वाले हैं और चुपचाप एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब शायद टेस्ट भी यहाँ पे वो कर दें। तो यदि यहाँ पे इस फेज में युद्ध रुकता है तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा एंड मैच फिक्स होने की संभावना हो भी सकती है अधिक हो इस केस में। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम ऑफर वापस लाए 19,999 रुपए में 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन सब कुछ मिलता है। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़े। 26 जून को ऑफर खत्म हो जाएगा। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा बहुत सारे हमारे रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, आप टॉपर से सीखिए। उनकी जो स्ट्रेंथ है, किसी की आंसर राइटिंग है, किसी की सब्जेक्ट में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, किसी की एसे में, किसी की एथिक्स में, तो आप वो उनसे क्या सीख सकते हैं, वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो ये केवल 1 रुपए में आपके लिए हम लाए। पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए हम लाए, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल, अलग अलग बैचेस है दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस कवरेज आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी एक्सेस है। 27,999 रुपए में 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।